हेलो दोस्तों, वेलकम टू गूगली वर्ड। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ईवीएस के पार्ट 6 के बारे में और यह पूरी तरह से संबंधित होगा हमारे ब्रह्मांड और भौतिकी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे टूटते तारे के बारे में, जिसे हम उल्कापिंड के नाम से भी जानते हैं। यह सौरमंडल में तारीय मलबा होता है, मतलब कि जो तारे होते हैं उनमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है और संलयन की क्रिया के बाद में कुछ वेस्ट मटेरियल बच जाता है, जो कि हमारे अंतरिक्ष में इस प्रकार से गति करता रहता है। और जब यह वेस्ट मटेरियल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत आ जाता है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसे अपने अंदर की ओर खींचने लगता है। जब उस वेस्ट मटेरियल का वेग 42 किलोमीटर पर सेकंड हो जाता है, तब यह वेस्ट मटेरियल पृथ्वी के अंदर घुसने लगता है। और जैसे ही यह पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर घुसता है तो जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके कुछ के आकार जो होते हैं वो छोटे होते हैं और कुछ के आकार बड़े होते हैं। जो छोटे आकार के होते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते हैं तो पृथ्वी में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल में, जिनके कारण उन वेस्ट मटेरियल में घर्षण उत्पन्न हो जाता है और उनमें आग लग जाती है। उस घर्षण के कारण तो वह जलने लगते हैं और जलकर वायुमंडल में ही नष्ट हो जाते हैं। जब वो जलकर वायुमंडल में नष्ट हो जाते हैं तब वह होते हैं हमारे उल्का। और उसके बाद में कुछ जिनका आकार बड़ा होता है वह वायुमंडल में घुसते हैं और उनमें आग तो लग जाती है, लेकिन आग लगते हुए भी वह पृथ्वी के वायुमंडल को क्रॉस करते हुए पृथ्वी तक आ पहुंचते हैं। तो पृथ्वी तक आप पहुंचने वाले जो उल्का होते हैं वो हमारे होते हैं उल्का पिंड। जो पृथ्वी पर आके गिरेंगे वो हमारे होंगे उल्का पिंड, जो हवा में नष्ट हो जाएंगे वो हमारे होंगे उल्का। अच्छा, ये वायुमंडल से आते हैं तो जलते हुए आते हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, तो इस कारण इन्हें हम क्या बोलते हैं, फायर बॉल भी इन्हें कहा जाता है, मतलब कि चमकीले उल्का या अग्निगेंद भी कहते हैं इन्हें। और जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं प्रमुख रूप से उल्कापिंड, उनमें जो होता है वह लोहा मतलब कि फेरिक और हमारा निकिल, दो प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने समझ लिया उल्का पिंड के बारे में। दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अब इसके बाद जानेंगे हम स्टार्स के बारे में, तारे के बारे में। तारे क्या होते हैं, या आयनीकृत गैस और धूल के कणों के बादल होते हैं। मतलब कि हम बात करें सूर्य की तो सूर्य जो हमारा है वह हमारा एक तारा है। इसमें क्या होता है, इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम प्रमुख तत्व होते हैं और इनकी क्रिया से नाभिकीय संलयन की क्रिया जारी रहती है और इनसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रकाश उत्पन्न होता रहता है, ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। यह होते हैं हमारे तारे। अब तारे और उपग्रह में अंतर समझ लेते हैं कि तारे और उपग्रह होते क्या हैं। देखिए, जो तारा होता है वह हमारा, जैसे मान लीजिए हमारा पृथ्वी एक ग्रह है, तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी तारे के चारों ओर चक्कर लगाती है, मतलब कि यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और जबकि जो उपग्रह होता है हमारा, उपग्रह क्या होता है, उपग्रह होता है एक ग्रह का। तो उपग्रह जो होता है किसी ग्रह के चारों ओर घूमता है, मतलब कि यह कह सकते हैं कि उपग्रह जो है वह पृथ्वी मतलब कि ग्रह का चक्कर लगाता है और जो पृथ्वी है वह तारे का चक्कर लगाती है, मतलब कि सूर्य का। तारे में जो होता है खुद का प्रकाश होता है, मतलब कि जैसे सूर्य की बात कर लें तो सूर्य खुद का प्रकाश उत्पन्न करता है क्योंकि उसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। जबकि उपग्रह जो हमारा होता है, उपग्रह में हमारा ऐसा नहीं होता है। उपग्रह की जो रोशनी होती है वह उसे सूर्य से प्राप्त होती है। जैसे पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी का उपग्रह जो है हमारा वो चंद्रमा है। चंद्रमा जो चमकता है वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है, ना कि चंद्रमा का खुद का अपना प्रकाश होता है। और कुछ पॉइंट हैं, यदि कोई चमकीली चीज जो बहुत तेजी से चलती हुई हमें दिखाई देती है किसी प्रकार से किसी भी दिशा में, तो वह हमारी उपग्रह हो सकती है, क्योंकि हम ग्रह के अंदर रहते हैं, पृथ्वी के अंदर रहते हैं, तो इसके चारों ओर जो चीज चमकीली हुई हमें दिखाई देगी वह हमारी उपग्रह ही होगी। अच्छा, ये तारे जो टिमटिमाते हैं, तारे की बात करें तो तारे को जो टिमटिमाना होता है, तारे किस कारण टिमटिमाते हैं, तो यह प्रकाश की एक क्रिया होती है अपवर्तन।
अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अपवर्तन को समझ लेते हैं, क्या कहता है अपवर्तन। तारे में बहुत सा प्रकाश होता है, तो हमारी आपको पता है कि वायुमंडल की कई लेयर्स हैं, तो तारा की जब रोशनी आती है तो अपवर्तन में होता है क्या, वो कभी इस प्रकार से झुक जाता है प्रकाश, तो कभी इस प्रकार से, कभी इस प्रकार से, तो कभी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जब प्रकाश हमारा झुकता रहता है तो जब हमारे आंखों तक पहुंचता है तो चमकता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इसकी भी मुझे डायरेक्ट रोशनी दिखाई देती है और इसके कारण जो क्रॉस हुई इसके कारण भी हमें रोशनी हमारे आंखों पर पड़ती है और तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो यही कारण है कि तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसके लिए प्रकाश का अपवर्तन उत्तरदायी होता है। और एक बात कि अंतरिक्ष में कोई भी चीज, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई तत्व हो, चाहे कोई भी चीज हो, वह चल नहीं सकती है क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। हम पृथ्वी पर चल पाते हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण और घर्षण के कारण पृथ्वी पर चलना संभव हो पाता है, जबकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण वहां सभी वस्तुएं हवा में तैरती रहती हैं। अब जानेंगे हम हवाई जहाज के उड़ने के कॉन्सेप्ट के बारे में। हवाई जहाज किस प्रकार से उड़ता है, तो हवाई जहाज या किसी भी वस्तु के उड़ने का कॉन्सेप्ट होता है बर्नौली की प्रमेय। इसमें दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान जब कांस्टेंट हो जाता है, नियत हो जाता है, तब कोई भी वस्तु, चाहे हवाई जहाज हो या कोई भी अन्य वस्तु, हवा में सफर कर सकती है और वह पूरी तरह से हवा में चल सकती है। हवाई जहाज की बात करें तो हवाई जहाज के लिए जो सबसे अच्छा मंडल रहता है, जो लेयर रहती है उड़ने के लिए, वह होती है हमारी समताप मंडल, क्योंकि इसमें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं रहती है, ना ही बादलों की, ना ही मौसम की, ना ही पक्षियों की, ना ही किसी भी चीज़ की यहाँ पर टेंशन नहीं होती है। क्योंकि जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, बादल हो गए, हमारा बरसात हो गई और हमारा बिजली कड़कना, वह सभी के सभी हमारे सबसे निचली परत मतलब कि क्षोभ मंडल में होती है। और हवाई जहाज से उड़ने पर जब यह समताप मंडल में तय कर रहा होता है तो हमें ऊपर से सिर्फ और सिर्फ बादल ही दिखाई देते हैं, क्योंकि यह बादलों के ऊपर होता है और बादल जो होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वह सभी क्षोभ मंडल में होते हैं। अब समझते हैं पानी के जहाज का पानी में तैरने और लोहे की कील का पानी में डूबने का कारण क्या है। देखिए, पानी के जहाज का तैरने का कारण है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि वस्तु द्वारा जब पानी पर बल लगाया जाता है तो पानी भी वस्तु पर एक बल लगाता है। यदि इन दोनों बलों का मान बराबर हो जाएगा तो वस्तु पानी पर तैरेगी। बात करें जैसे कि देखिए, यह पानी का जहाज है, ये पानी पर चल रहा है, कारण इसका जो वेट है, इसका जो भार है, पानी पर एक बल लगा रहा है नीचे की ओर। और पानी क्या करता है, पानी भी एक प्रेशर लगाता है, एक बल लगाता है ऊपर की ओर, और इन दोनों के द्वारा लगाया गया बल जो यहाँ पर काम करता है वह बराबर होता है, इसलिए वस्तु पानी पर तैरने लगती है। और कील क्यों डूब जाती है पानी में, इसका कारण यह है कि देखिए, कील का जो वेट होता है इस प्रकार से होता है और कील का जो सेंटर पॉइंट होता है वह नुकीला होता है, और जब पानी अपना बल लगाता है तो सिर्फ इसके नोक पर लगा पाता है, जबकि इसका जो और वेट होता है और वेट पर पानी अपना फोर्स नहीं लगा पाता है। तो इसका शेप भी उत्तरदायी होता है, क्योंकि यदि वस्तु का जो भार है, वस्तु का जो लगाया गया बल है, पानी पर लगाए गए बल के बराबर नहीं होगा तो वस्तु पानी पर तैर ही नहीं सकती है, और इसीलिए कील पानी में डूब जाती है, क्योंकि उसका जो निचला स्तर होता है वह नुकीला होता है और पानी इस पर इस प्रकार से बल लगाता है जो नुकीले स्तर पर ही लग पाता है, और कील दूसरी तरफ से लुढ़क जाती है, तो इसलिए वह पानी में डूब जाती है। जैसा कि आप ग्लास में देख सकते हैं, कभी कील यदि सीधी रखी हो तो वह नहीं डूबेगी, यदि वह लुढ़के ना, यदि वह लुढ़क जाएगी तो वह 100% पानी में डूब जाएगी। और इसके डूबने का कारण ही यही है कि इसका जो भार होता है कील का, वस्तु द्वारा लगाए गए भार के बराबर नहीं हो पाता है, और यही हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहता है। अब बात करेंगे थोड़ा ग्लोब की। देखिए, ग्लोब पर होता क्या है, अर्जेंटीना जो देश है वह इस प्रकार से ग्लोब पर नीचे दिखाई देता है, यह भी आपका अर्जेंटीना है और कुछ भाग ये भी आपका अर्जेंटीना है। जबकि भारत की बात करें तो भारत ग्लोब पर इस प्रकार से यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन पीछे है। तो एक बात मन में ये आती है कि यह ग्लोब पर एकदम नीचे है,
मतलब कि एकदम नीचे। तो यहाँ के लोग जो होंगे वह इस प्रकार से खड़े होंगे, उनके जो हाथ पैर होंगे वो इस प्रकार से होंगे और उसके जो पैर होंगे वो इस प्रकार से होंगे। जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा क्योंकि वह जगह वहाँ पर भी समतल होती है और वो लोग भी अपनी समझ में इस प्रकार से ही सीधे खड़े होते हैं, ना कि उल्टे। लेकिन यहाँ से देखने पर, भारत से देखने पर वो हमें उल्टे प्रतीत होते हैं। उसका कारण बस यही है क्योंकि यहाँ पर हम लोग होते हैं और वो इस प्रकार से होते हैं, हम इस प्रकार से खड़े होते हैं और वो इस प्रकार उल्टा हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं, वो भी अपनी जगह पे सीधा होते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो भारत के रहने वाले लोग हैं या पृथ्वी पर यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनको अर्जेंटीना के लोग उल्टे दिखते हैं, लेकिन वह वास्तव में होते नहीं हैं। इसके बाद जान लेते हैं हम ब्रेल लिप के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी ब्रेल लिप, क्योंकि यह आपकी स्टेट सीटेड एग्जाम्स के साथ ही अदर एग्जाम्स में भी पूछी जाती है। ब्रेल लिप के जो जनक थे वह लुई ब्रेल थे, जो कि फ्रांस के नागरिक थे। जब ये 5 साल के थे तो एक हादसे के कारण इनकी आंखें चली गई थी। तो क्योंकि आप पढ़ना लिखना चाहते थे तो इसलिए इन्हें एक स्कूल में दाखिला कराया गया था। वहाँ पर लोगों को सिखाया जाता था पढ़ना। वहाँ पर यूज होते थे 12 डॉट्स। अच्छा, जो इन्होंने जो लिपि बनाई थी ब्रेल लिपि, वह नेत्रहीनों के लिए, मतलब कि जो देख नहीं सकते थे उनके लिए वरदान साबित हुई। ब्रेल लिपि है क्या? यह होती है किसी भी चीज को पढ़ना है तो उसे स्पर्श करके, मतलब कि छू करके हम पढ़ सकते हैं। यह होती है हमारी ब्रेल लिपि। तो स्कूल में जब ये पढ़ने गए थे तो इनके पढ़ने के लिए जो यूज की गई थी वह 12 डॉट्स के रूप में यूज की गई थी चीज़ें। लेकिन कुछ समय बाद इन्हें लगा कि 12 डॉट्स कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, 6 डॉट्स का प्रयोग किया। और आपका 1825 में इन्होंने 6 बिंदुओं से संबंधित एक लिपि तैयार कर दी, जिसे ब्रेल लिपि का नाम दिया गया। इसमें क्या था, इसमें 6 डॉट्स थे, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। हर उसमें 6 डॉट्स की सहायता से हर एक भाषा को बताया गया है। इसमें 64 अक्षर जो संकेत चिन्हों के सहित थे। 6 बिंदुओं की सहायता से इन्होंने 64 अक्षरों और कुछ चिन्हों के माध्यम से बहुत सारी भाषाओं को पढ़ना आसान कर दिया था, जिससे दिव्यांग लोग जो देख नहीं सकते थे चीजों को छू कर पढ़ सकते थे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से थी हमारी ब्रेल लिपि। लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से अपनी उंगलियों की सहायता से अक्षरों को छूते हैं और उसकी सहायता से समझते हैं कि आखिरकार ये कौन सा शब्द लिखा हुआ है, क्या कहना चाहता है। एक ही नहीं, बहुत सी अन्य भाषाओं में भी यह बहुत ही सहायक रही है। यह थे लुई ब्रेल, जिन्होंने अपने आविष्कार के माध्यम से अंधे लोगों को, जो पढ़ने के इच्छुक थे, जो कुछ करना चाहते थे, उनको पढ़ने के लिए, उनके पढ़ने के सपनों को साकार कर दिया अपने खोज के माध्यम से, अपने इन्वेंशन के माध्यम से। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको क्लास समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और यदि आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।